बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 बार से हम ये कार्यक्रम नहीं दे पाए। शादियों की व्यवस्थाएं थी और कुछ और दूसरी भी तकनीकी परेशानियां हमारे साथ चल रही थी, हम दे नहीं पाए थे। अब इस कार्यक्रम को वापस लगातार क्रमवार हम शुरू कर रहे हैं। बात की बात कार्यक्रम में हम हमेशा आपको जैसा मालूम है कि किसी ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो मुद्दा सिर्फ अजमेर के लिए नहीं, राज्य के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत अहम भूमिका अदा करता है। आज हमारी चिंता जो है कांग्रेस को लेकर है और उस कांग्रेस की चिंता को हम साझा करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम आनंदकर साहब के साथ। प्रेम आनंदकर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं, हर कार्यक्रम में वो हमारे साथ होते हैं। बहुत अच्छे ब्लॉग लिख रहे हैं और इनका लंबा पत्रकारिता का अनुभव है और स्वामी दयानंद विश्वविद्यालय के अंदर आप पत्रकारिता के अंदर प्रोफेसर भी हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रेम जी, आप आए। आज अपन बात करते हैं प्रेम जी, कांग्रेस की विकट स्थितियों के अंदर जिस तरह से देश के अंदर कांग्रेस मुक्त होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि भाजपा का बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को ले बैठे और कांग्रेस का इतिहास अपने इस वर्तमान के अंदर आकर दम तोड़ दे। तो आप क्या सोचते हैं कि राजस्थान के अंदर अगर हम शुरू करेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की कैसी विकट स्थिति चल रही है? आपने पिछले दिनों ब्लॉग भी लिखा और मैंने पढ़ा उसे, वो बहुत सारगर्भित था। मैं चाहता हूँ बात की जाए उस पर कि किस तरीके से आप सोचते हैं इस विषय को लेकर। सुरेंद्र जी, बहुत आपने अच्छा मुद्दा चुना है आज की चर्चा के लिए। और आप ये देख लीजिए कि पिछले करीब 5-6 साल से जी, या जब पिछली बार कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब से कांग्रेस का सत्यानाश होना शुरू हो गया जी। अब आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा 5 साल पहले के जी। जब कांग्रेस को स्पष्ट पूर्ण बहुमत मिला था जी, तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में रस्साकसी चली, मुख्यमंत्री को लेकर चली थी। असल झगड़ा वहां से शुरू हुआ था। कांग्रेस उसके पहले भी मरी हुई थी, लेकिन कांग्रेस को जिंदा करने में, फिर से अपने पैरों पे खड़ा पुनर्जीवित करने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई सचिन पायलट साहब की तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन सचिन पायलट साहब की काफी मेहनत थी। उन्होंने गांव राजस्थान में सचिन पायलट ने, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ये 2 राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसी जगह थी जहां कांग्रेस एक तरह से दम तोड़ चुकी थी। चूंकि ये दोनों युवा हैं और मेहनती थे, इन्होंने गांव-गांव की धानी रानी की खाक छानी और कांग्रेस को जिंदा किया। यही कारण है कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में कांग्रेस की जब गवर्नमेंट बनी तो दोनों जगह एक से झगड़े हुए हैं जी। वहां कमलनाथ आगे आ गया, यहाँ अशोक गहलोत आ गया। अब स्थिति ये हुई कि राजस्थान में करीब 15-20 दिन, महीना भर तो रस्साकसी में निकल गया कि साहब दिल्ली बुला रहे और ये चल रहा है। तो शुरुआती जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो उसका शुरुआती रुख देख के पहली बात तो ब्यूरोक्रेसी और जनता समझ जाती है ये सरकार कैसी चलनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इनके बीच में लड़ाई हुई। उस समय अशोक गहलोत को ये मतलब अवसर दिया गया था कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप दें। अगर उस समय अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते और कांग्रेस की कमान सचिन पायलट को, सरकारी कमान सचिन पायलट को दे दी होती, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी सत्ता में नहीं आती। बिल्कुल। और यही स्थिति मध्य प्रदेश की भी है। वहां कमलनाथ की सरकार साल भर चली, पूरी सरकार गिर गई। बाद में शिवराज चौहान ने 4 साल सरकार चली, वहां तो चलो कि पूरा हिसाब किताब बराबर हो गया। लेकिन यहाँ राजस्थान में जो सरकार चली पूरी तरह से डामाडोल। प्रेम जी, आपने जो एक बात उठाई, बहुत बढ़िया याद दिलाया फ्लैशबैक से कि जिस समय सरकार बन रही थी और मुख्यमंत्री को लेकर राजस्थान में बड़ा हमलावर चल रहे थे एक दूसरे के वो समर्थक। उस समय अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बन जाते तो मेरा यह भी दावा है कि केंद्र में भी इसका लाभ भाजपा इसको कांग्रेस को मिलता, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत मजे हुए कलाकार थे और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो मेरे ख्याल से खड़गे से ज़्यादा बेहतर साबित होते। संगठन में इनका कोई मुकाबला नहीं और ये वास्तव में कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकते थे। लेकिन इन्होंने दिल्ली में भी कांग्रेस मारी और राजस्थान में भी कांग्रेस मारी। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बन के मारी और यहाँ पर जो है अपना मुख्यमंत्री बन के मारी। और आप बहुत सही कह रहे हैं, सचिन पायलट ने मतलब जिस बारीकी से काम किया था। और अगर सचिन पायलट, आप बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो इस बार रिपीट करती। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य को अगर सत्ता सौंप देते, राजस्थान में सचिन पायलट, तो वहां 1 साल बाद सरकार नहीं गिरती और वापस
अगली बार जी फिर सरकार रिपीट हो रही थी। राजस्थान में सचिन पायलट को अगर दे दिया होता तो सरकार रिपीट होती। ये दोनों युवा नेता बिल्कुल। अच्छा, दोनों तेज तर्रार है, राष्ट्रीय छवि है, आज पकड़ अच्छी है देश बहुत के अच्छी अंदर। अब चलिए साहब, अब अशोक गहलोत और सचिन, हम तो राजस्थान की बात करें, हमको मध्य प्रदेश पे जाए। अशोक गहलोत और जब सत्ता की लड़ाई हुई तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच इतनी दूरियां खिंच गई, इतनी दूरियां हो गई कि बस इन्होंने एक दूसरे में तलवार नहीं निकाली। हाँ, बाकी तो आरोप प्रत्यारोप में कोई कमी गहलोत नहीं साहब ने निकम्मा नकारा तक कह दिया था, है ना। तो वो आपने सबने हमने वीडियो और इंटरव्यू सब सुने हैं जी। लेकिन अब स्थिति यह है कि जब फिर बीच में मानेसर की जो घटना हुई, सरकार को अपदस्थ करने की हुई, सचिन पायलट खेमे की हुई, फिर अशोक गहलोत के मंत्री और खेमे के लोग हाँ, वो पर्यवेक्षक की अनदेखी करके और अलग मीटिंग कर रहे थे, समानांतर मीटिंग कर रहे थे। तो ये सारे घटना का फिर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा देना और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा देना, ये सारी घटनाक्रम चले। अब स्थिति ये है कि जब से सचिन पायलट को हटा के गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष की जगह सौंपी, तब से आप ये देख लो कि कांग्रेस ने एक भी चुनाव नहीं जीता है। बिल्कुल। अब आप सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा जी ने क्या किया, अध्यक्ष बनते ही राजस्थान की सारी जितनी देहात और जिला इकाइयां थी भंग कर दी, सब भंग कर दी। बिल्कुल। आज स्थिति है कि उनको 4 साल हो गए भंग हुए, लेकिन एक भी देहात और शहर जिला इकाई का पुनर्गठन नहीं हुआ, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई। अब बिना अध्यक्षों के आप ये देखिए, हाँ, जो हटाई गई भंग की गई कार्यकारिणी वो काम कर रही है। अब भंग की हुई कार्यकारिणी काम कर रही है, कमाल है। अब किसी का कोई कमान नहीं है। अब आप ये देखिए 4 साल के अंदर आप अपनी देहात जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए तो आप सरकार कैसे चलाएंगे, जनता से किस तरह से उम्मीद रखेंगे। बिल्कुल मतलब स्थिति है, संगठन की स्थिति देख लीजिए 4 साल के अंदर। अब आप इसके दूसरे तरफ देखिए कि बीजेपी ने 4 साल में दो साल में 2 बार अध्यक्ष बना दिए जी। चाहे कहीं कुछ जगह रिपीट होने वाले कैंडिडेट थे तो उनको रिपीट किया, दूसरा चांस दिया। अजमेर में उदाहरण है, बिल्कुल कि दूसरा उदाहरण रमेश सोनी जी को दोबारा अध्यक्ष बनाया, लेकिन देहात में इस बार अध्यक्ष बदल जीतमल प्रजापति जी अध्यक्ष बने। तो इन्होंने 4 साल में 2 बार चुनाव कर लिए, बूथ इकाई से लेके मंडल इकाई तक हो, जिलाध्यक्ष तक चुनाव हुआ, बाकी प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं। 15 जिलों में भी कल चुनाव निमट जाएंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। आज भी ये अपने जो डॉक्टर बीपी सारस्वत साहब है, बीपी सारस्वत झालावाड़ में आज करवा रहे हैं। वो पहले जहाँ अशोक अपना ये जो धर्मेंद्र गहलोत को 12 का वो बनाया था, अब 12 का वो उनको हटा के गहलोत जी को हटा दिया गया और सारस्वत जी को लगा दिया गया है। हाँ, ये भी एक अलग से मुद्दा है कि भाई सारस्वत जी को क्यों लगाया गया और धर्मेंद्र गहलोत जो कि अजमेर के थे उन्हें क्यों हटाया गया, फिर अजमेर के ही उसको क्यों लगाया। मतलब वो तो इतने पारंगत हैं। ये स्ट्रेटेजी है। हाँ, भाजपा की स्ट्रेटेजी देखिए कि आप किस लेवल पर काम कर रही है। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि बीजेपी की बूथ लेवल, वार्ड लेवल से लेके मंडल इकाई तक और जिला इकाई तक के चुनाव निमट गए और 15 जिलों में आजकल में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और अगले 2-4-5 दिन में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। बिल्कुल। अब राजस्थान में आप कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए। पिछले जब से गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष बने, विधानसभा चुनाव में हमारे कांग्रेस हारी है, बिल्कुल लोकसभा चुनाव में हारी है। अब इस पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की स्थिति डावाडोल है, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस नहीं निभा पा रही है। बिल्कुल सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि विपक्ष में बैठने के विपक्ष में जब कांग्रेस बैठी है तो उसके पास अच्छे विधायक नहीं आए। आज उसके पास अच्छे विधायक है, लेकिन आप देखिए कि विधानसभा में कब विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। बिल्कुल नहीं। अब विपक्ष का काम होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर आंदोलन करना। वो तो आंदोलन तो हो तो तब जो आपकी कार्यकारिणी बनी हुई हो। अब आंदोलन करे कौन सा? हाँ, वही निवृत्त की कोई सुनेगा नहीं। हाँ, सुनता नहीं है। निवृत्त कोई पार्टी के कार्यक्रम आ जाता है, श्रद्धांजलि आ जाती है, पुण्यतिथि आ जाती है या जयंती मनाने का आ जाता है, वो फॉर्मेलिटी हो जाती है। बिल्कुल। तो आप स्थिति देखिए कि निवृत्त के भरोसे 4 साल से चल रहे हैं और 2 इन्होंने चुनाव निपटा दिए। आने वाले 8-10-12 महीने बाद नगर निकाय का चुनाव होने, पंचायत को चुनाव होने, ये स्थिति रही तो कांग्रेस क्या इन चुनाव को जीत लेगी? सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि जिस लेवल पर बीजेपी की रणनीतियां चल रही हैं और जिस पर इनकी राजनीति चल रही है वो तो कूटनीति तक पहुंच गए, अब रणनीति पर भी नहीं आ रहे हैं। अभी इनके जिलाध्यक्ष नहीं है, इनकी इकाइयां नहीं है और बीजेपी ने नगर निगम और पंचायत राज के चुनाव की अभी से तैयारियां शुरू कर दी। तो अब आप ये देखो कि कांग्रेस का क्या हाल होगा, क्या भविष्य होगा कांग्रेस। अब तो अजमेर का उदाहरण ले, पूरे राजस्थान का ही उदाहरण है। क्या बीजेपी की ये कांग्रेस के देहात जिला शहरी इकाइयों ने कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं बड़े? कुछ नहीं हो रहा है सर।
भाई जो भी पार्टी सत्ता में होती है उससे एक दो फैसले तो ऐसे होते ही है जो जन विरोध के जाते हैं, बिल्कुल, और नहीं भी हो जाते तो विपक्ष के दल मुद्दा बनाने में माहिर होता है। क्या एक भी ऐसा मुद्दा है जिसको अभी जोरदार ढंग से? कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत प्रेम जी, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो नागौर हो, चाहे वो अजमेर हो, कहीं भी जो लोकल जन समस्याएं हैं, जब जनता का जो दर्द है उसे बयान करने के लिए कोई जबान काम में नहीं आ रही, कोई हाथ काम में नहीं आ रहा, कोई शरीर काम में नहीं आ रहा, कहीं कोई धरने प्रदर्शन है ही नहीं। मतलब सब लोग 4 साल से जैसे शाम सूख गया हो कांग्रेस को। अच्छा, आप सबसे बड़ी बात एक चीज और देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमे अब ऐसे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, ये सीनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको, इंक्लूड अजमेर को जोड़ के साथ दोनों खेमे ऐसे भिड़ते हैं और एक दूसरे कार्यक्रम अरे भाई, आपकी व्यक्तिगत निष्ठा अलग है, पार्टी की निष्ठा अलग है, व्यक्तिगत निष्ठा से ऊपर पार्टी की निष्ठा होती है। लेकिन जब पता चल रहा है कि ये आयोजन फलाचंद जी ने कर रहे हैं तो ये तो अशोक गहलोत के खेमे के, तो सचिन पायलट जी के खेमे के लोग नहीं आएंगे। सचिन पायलट जी खेमे का कोई व्यक्ति कार्यक्रम कर रहा है तो अशोक गहलोत के खेमे के नहीं आएंगे। आपने कई उदाहरण देखे होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। अरे सर, अजमेर के अंदर तो ये हाल है कि मतलब अजमेर क्या पूरे राजस्थान के अंदर ये हाल है कि विपक्ष भी 2 भागों में बटा हुआ है। विपक्ष 2 भागों में बटा, अगर विपक्ष 2 भागों में ना बटा होता, 1 भाग में होता तो ये जीते हुए थे। लेकिन इन्होंने अभी भी मतलब इसने मतलब आप ये देखिए कि आदमी क्या होता है कि कभी तो किसी को आता है यार कि अब तो दया करे। अब कांग्रेस पर दया करने वाले मिनिस्टरों को खुद को भी दया नहीं आ रही। सुरेंद्र जी, ये देखिए, कांग्रेस में जितने खेमे हैं ना उतने ही खेमे गोलियां बांट रहे हैं। हाँ, जो अध्यक्ष बनना चाहते हैं उनको गोलियां ही बांट रहे हैं। अब अजमेर में देखो कि 7-8 दावेदार हैं जी। अरे चलो, आप दावेदार होना अलग बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए। जैसे कि आप किसी चीज के लिए पाने को लिए दावेदारी करते, करनी भी चाहिए। लेकिन आप जितने खेमे होते हैं उनको दावेदारी के अपने गोलियां बांट रखिए। आप एक व्यक्ति का किसी का डिसीजन नहीं कर पा रहे हो। चाहे आप अशोक गहलोत के खेमे के व्यक्ति का डिसीजन करिए, चाहे पायलट साहब के खेमे का डिसीजन करिए, चाहे जो अब अजमेर में तीसरा खेमा धर्मेंद्र राठौड़ का बन रहा उसके खेमे के, लेकिन आप करके किसी को कमान तो सौंपिए। बिल्कुल सही, कमान ये सौंप नहीं पा रहे। स्थिति ये देखिए कि आज के तारीख में अजमेर सहित पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस मरी हुई है। लेकिन अब जो सुनाई दे रहा है कि इस स्थिति को देखते हुए कि पार्टी आला कमान ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है, और अब जैसा भी आपने शुरू में बताया था कि पायलट साहब को कमान सौंपी जा सकती है, तो मेरा यह मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि अगर पायलट साहब को कमान सौंपी जाती है तो निश्चित रूप से पायलट साहब के नेतृत्व में या कोई ऐसा निर्विवाद व्यक्ति हो, पायलट भी नहीं हो तो ऐसा निर्विवाद व्यक्ति हो जो पूरे कांग्रेस को एक परिवार की तरह जोड़ के रख ले, सारे खेमों को एक जाजम पर बिठा के बात करे, तब तो जाके कांग्रेस की स्थिति है। नहीं तो कांग्रेस की स्थिति तो अभी आपने दिल्ली के चुनाव में भी देखी, सब जगह यही होगा, सब जगह होगा। और मैं जो आप कह रहे हो ना, मैं फिर कह रहा हूँ अशोक गहलोत जो है, जैसे मतलब उनकी उम्र दराज है, उसमें कोई उम्र दराज अनुभव भी होता है। मैं तो कहता हूँ चलो अशोक गहलोत को ही कहते हैं कि आप ही संभालो इसकी कमान। सुरेंद्र जी, एक चीज और है, चलो करो अभी आपने उम्र दराज का जिक्र किया। बीजेपी ने अभी चुनाव में एक एज लिमिट फिट कर दी। मंडल अध्यक्ष के चुनाव में 45 साल से अधिक का व्यक्ति मंडल अध्यक्ष नहीं बनेगा। कई अनुभवी व्यक्ति थे, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कार्यकर्ताओं की भीड़ अच्छी खासी है, लेकिन बीजेपी ने कहा ना, हम 45 साल से, मतलब बीजेपी क्या सोच के चल रही है। अभी तो उसमें भी अध्यक्षों में भी, जिला अध्यक्षों में भी उन्होंने उम्र बता दी। जिला अध्यक्षों में भी उन्होंने 55-60 के बीच में रेंज रखी। बिल्कुल 55-60, अब कोई भी जिला अध्यक्ष 60 से ज्यादा का नहीं है। तो जब बीजेपी बिल्कुल युवा शक्ति को आगे ला रही है तो काम में ये कहता हूं कि कांग्रेस के लोगों, तुम अपने हाथ में सब कुछ लेके क्यों बैठे हो? आने दो ना युवा शक्ति को आगे। 55-60 तक के लोग अगर आपके यहाँ ऊर्जा के साथ काम करना चाहते हैं तो, लेकिन स्थिति है कि कांग्रेस के अंदर कोशिश ये की जाती है कि जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं वो दूसरी पंक्ति के लोगों को जल्दी से आगे की पंक्ति में नहीं आने देना चाहते। उसका उदाहरण आपने 5 साल के अंदर देखा होगा, अशोक गहलोत सचिन पायलट की लड़ाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। और पूरे देश के अंदर यही चला। अब आज स्थिति आपके सामने, कांग्रेस की स्थिति छिपी नहीं है। अब कांग्रेस की स्थिति के बारे में और क्या बयां करेंगे। अब मुझे तो ये लगता है कि अगर ये स्थिति चलती रही तो क्या ये नगर निगम चुनाव और पंचायत के चुनाव को जीत पाएंगे? फेस ही नहीं कर पाएंगे। फेस ही नहीं कर पाएंगे।
ये देखिएगा कि कैंडिडेट उतारेंगे तो कैंडिडेट उतरने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इनकी स्थितियां हैं ही नहीं। गांवों के अंदर तो कांग्रेस की तरफ तो बहुत बुरा हाल है कांग्रेस का। तो कहीं मतलब शहरों में ये स्थिति है जहाँ साधन है, जहाँ मीडिया है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा, विरोध नहीं हो रहा, एक अच्छे विरोधी की भूमिका अदा नहीं कर पा रहे। गाँव में और भी ज़्यादा मरे हुए हैं, कौन गाँव में सरपंच है, कौन वो है, कोई मतलब कुछ वो नहीं है। अब चर्चा सुनने में आ रही है कि अशोक गहलोत जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा है और अब अध्यक्ष जी अशोक गहलोत जी तैयार हो गए। मैं कह रहा हूँ सब कुछ लुटा के आप होश में आए तो क्या हुआ? क्या हुआ? अब उस समय अगर अशोक गहलोत जी, तो आपने शुरू में कहा था कि अशोक गहलोत जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो बीजेपी को कहीं ना कहीं पसीना आता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसे नहीं है अशोक गहलोत जी उम्र दराज हो गए तो उनमें अनुभव नहीं है, वो अनुभव और रणनीति बहुत अच्छी बनाना जानते हैं, तो वो अपनी रणनीति से मात देते। हो सकता है जो कांग्रेस की आज दुर्गति देखने को मिल रही है वो देखने को नहीं मिलती। लेकिन भाई साहब, प्रेम जी आप माफ कीजिएगा मुझे कि मैं मेरे दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगा अगर वो कहीं मेरी इस बात से सहमत ना हो कि अब युवा पीढ़ी को ही आगे आना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया ना, अब सचिन पायलट या मतलब उसके उसी की उम्र का कोई एनर्जेटिक व्यक्ति तलाश ले कांग्रेस और उसको आगे लिया है। मैं कोई उसका वकील नहीं हूँ सचिन पायलट का, लेकिन मैं इस वकालत का तो युवाओं का तो वकील हूँ। मैंने आपको बीजेपी का उदाहरण दिया है ना, बीजेपी तो किसी उसमें नहीं है, वो किसी भी खेमे का व्यक्ति है। अगर आदमी डिजर्व कर रहा है बिल्कुल और उम्र के इस पैमाने पे, और हम बीजेपी को लग रहा है कि नहीं ये आदमी संगठन को चला सकता है, तो उसको आगे ला रहे हैं। हालांकि वो बिल्कुल विधिवत लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रहे हैं, लेकिन हो वो ही रहा है जो उन्होंने तय कर रखा है। हाँ, प्रक्रिया वही है, लेकिन वो जो तय है वो है। अच्छा, सबकी सहमति है। हाँ। तो वो अपना रहे, तो आप भी उसी बीजेपी की परंपरा को, परिपाटी को अपना लीजिए, युवाओं को आगे तो लाइए, एनर्जेटिक लोगों को लाइए। क्या बीजेपी में अनुभवी लोग नहीं है? बिल्कुल। अब आपने देखा होगा कि बीजेपी के में जब 3 राज्यों में बहुमत मिला था 2023 में, तो सारे युवा शक्ति को आगे लाए वो सीएम के रूप में। हाँ, क्या अनुभवी लोग नहीं थे बीजेपी के अंदर? कई अनुभवी ऐसे लोग थे जिनको प्रशासन चलाने का बहुत अच्छा अनुभव है, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दी जो युवा शक्ति है, युवा तर्क है और कुछ उनके में करने का जज्बा है। तो ये जो बीजेपी की जो थीम है, इस थीम को कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनाना पड़ेगा और आगे लाना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक आप युवा शक्ति को आगे नहीं लाएंगे, अच्छी सोच वालों को आगे नहीं लाएंगे, वर्कर्स की पकड़ रखने वालों को आगे नहीं लाएंगे, वर्कर्स को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कांग्रेस का बेड़ा पार होने वाला नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना प्रेम आनंदकर जी ने बड़ी बेबाक स्वरों के अंदर कहा कि जब तक युवा शक्ति सामने नहीं आएगी कांग्रेस का भविष्य असुरक्षित रहेगा, अंधेरे में रहेगा, और अगर उनसे संगठन में फिर नई ताकत फूंकनी है तो युवा शक्ति को सामने लाना ही होगा। दोस्तों, आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।